हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कार्यक्रम में लिखित अधिनियम अर्थात NIA जिसे कहते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण MCQs को सॉल्व करेंगे, जो कि आने वाली एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आप इसे प्रत्येक प्रश्न को हमारे साथ हल कीजिए और निसंदेह ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण है और पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। और दोस्तों, इस प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल विधिकारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको समय समय पर इस तरह के कंटेंट मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला है, कार्यक्रम में लिखित अधिनियम कब से प्रवर्तन में है? तो इसकी इन्फोर्समेंट जो डेट है वह है 1 मार्च 1982, अर्थात 1 मार्च 1982 से यह अधिनियम जो है वह प्रवर्तन में आया है। नेक्स्ट है कि बैंकर में क्या शामिल है? तो बैंकर की जो परिभाषा है वह धारा 3 के अंतर्गत दी गई है। और बैंकर जो है वह इंटरप्रिटेशन क्लास जो है वो धारा 3 का, उसमें केवल एक ही परिभाषा दी गई है बैंककार की। बैंककार अर्थात बैंकर, तो इसके अंतर्गत जो है ये आते हैं बैंककार के तौर पर कार्य करने वाले व्यक्ति और डाकघर बचत बैंक, अर्थात ये जो दोनों हैं ये दोनों ही बैंककार या बैंकर के अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट है, वचन पत्र के लिए निम्नलिखित तत्व आवश्यक हैं। तो वचन पत्र के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें जो है यह लेखबद्ध होना चाहिए और इसकी जो धनराशि है वह निश्चित होना चाहिए और रचयिता का हस्ताक्षर होना चाहिए, साथ ही संदाय करने का वचन भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो सभी चारों विकल्प हैं यह किसी वचन पत्र के लिए यह आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है, ड्राफ्ट क्या है? तो ड्राफ्ट जो होता है वह एक प्रकार का विनिमय पत्र होता है। नेक्स्ट है, विनिमय पत्र में साधारणतया पक्षकार होते हैं। तो विनिमय पत्र की जो परिभाषा है यह धारा 7 के अंतर्गत दी गई है। और इसमें जो पूछा गया है कि इसमें पक्षकार कौन कौन होते हैं, तो इसमें जो है लेखीवाल होता है, ऊपर वाल होता है और पाने वाला होता है। तो इस प्रकार से ये जो तीनों हैं यह किसी विनिमय पत्र के ये पक्षकार होते हैं। अब इसमें जानते हैं कि लेखीवाल, ऊपर वाल और पाने वाला ये कौन कौन व्यक्ति होते हैं, किसको कहा जाएगा कि वो कोई व्यक्ति लेखीवाल है या ऊपर वाल है। तो धारा 7 के अंतर्गत जब देखेंगे तो इसमें इसकी परिभाषा दी गई है। और इसके अनुसार जो किसी विनिमय पत्र या चेक का रचयिता जो होता है तो लेखीवाल कहलाता है, अर्थात जो विनिमय पत्र या चेक का रचयिता अर्थात जिसने उसको लिखा है यह लेखीवाल कहलाता है। ऊपर वाल वो व्यक्ति कहलाता है जिसको संदाय करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, अर्थात कोई विनिमय पत्र है, वह विनिमय पत्र किस व्यक्ति को प्रदत्त किया जाना है, उसकी धनराशि किसे प्रदान की जानी है, तो ऐसा व्यक्ति जो है ऊपर वाल कहलाता है। और पाने वाला से तात्पर्य है कि लिखित में नामित ऐसा व्यक्ति जिसे या जिसके निर्देश पर धन संदत्त किया जाना है। अगर जिस व्यक्ति को, जैसे ऊपर वाल है, तो ऊपर वाल को जो है विनिमय पत्र की धनराशि दिया जाना है तो इसको ऊपर वाल कहा जाएगा। लेकिन ऊपर वाल ने किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट किया है कि ये हमको न दे करके इस व्यक्ति को दिया जाए, तो यही जो है पाने वाला कहलाता है। नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि क्या सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से वचन पत्र, इसके बारे में प्रावधान धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। विनिमय पत्र के बारे में प्रावधान धारा 5 में दिया गया है। चेक के बारे में प्रावधान यह धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है। और लेखीवाल, तो लेखीवाल के बारे में प्रावधान जैसा अभी हमने देखा कि ये धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 8 के अंतर्गत धारक के बारे में प्रावधान है या धारक की जो है परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है, जबकि विनिमय पत्र में या उस पर के किसी पृष्ठांकन में ऊपर वाल के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का नाम दिया हुआ है जिसके पास आवश्यकता पड़ने पर लेनगी के लिए माना जाता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ऐसे व्यक्ति को जो है जिक्रीवाल कहा जाएगा। और जिक्रीवाल के बारे में जो प्रावधान है यह धारा 7 के अंतर्गत ही दिया गया है, जहाँ पे जिसके अंतर्गत लेखीवाल, ऊपर वाल, जिक्रीवाल, प्रतिगृहीता, पाने वाला, इन सारे व्यक्तियों के बारे में जो प्रावधान है, इनकी जो परिभाषा है यह सब धारा 7 के अंतर्गत ही दी गई है। नेक्स्ट है, जिक्रीवाल का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो अभी हमने देखा कि यह धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है।
नेक्स्ट है चेक को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो चेक की जो परिभाषा है वह जो है वो धारा 6 के अंतर्गत दी गई है और धारा 6 के अंतर्गत यह बताया गया है कि चेक जो है ये एक प्रकार का क्या होता है, यह एक विनिमय पत्र होता है। चेक जो है एक तरह का विनिमय पत्र होता है जो कि मांग पर ही देय होता है, मांग पर से अन्यथा यह देय नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वचन पत्र है। तो वचन पत्र के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 4 के जो इलस्ट्रेशन है अर्थात जो दृष्टांत हैं उसमें कुछ दृष्टांत दिए गए हैं जिसमें से पहला और दूसरा जो दृष्टांत है वही वचन पत्र के अंतर्गत आता है, बाकी वचन पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो उसी दृष्टांतों में से ये दिए गए हैं प्रश्न के जो विकल्प हैं। तो इसमें पहला है कि मैं ख को या उसके आदेशानुसार 500 रुपये संदत्त करने का वचन देता हूँ। तो यही जो है अगर लिख करके दिया जाता है तो यही वचन पत्र के अंतर्गत आएगा। बाकी ये दूसरा है कि मैं ख आपका 1000 रुपये का देनदार हूँ, तो ये कोई वचन पत्र नहीं है और इस तरह से ये केवल पहला ही वचन पत्र के अंतर्गत आता है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है और ये जो पहला विकल्प है यह धारा 4 का ये पहला दृष्टांत ही ये है, इसलिए यह सही है। नेक्स्ट है सम्यक अनुक्रम धारक को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो सम्यक अनुक्रम धारक की जो परिभाषा है वो धारा 9 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट है निरंक पृष्ठांकन क्या कहलाता है। तो निरंक पृष्ठांकन जो है इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 16 के अंतर्गत दिया गया है। निरंक पृष्ठांकन धारा 16 के अंतर्गत दिया गया है और इसके अंतर्गत जो है यह बताया गया है कि निरंक पृष्ठांकन वही ऐसा पृष्ठांकन कहलाता है कि जब कि पृष्ठांकन केवल अपना नाम हस्ताक्षरित करता है तो ऐसा जो पृष्ठांकन है वह निरंक पृष्ठांकन कहता है। अर्थात उसमें केवल उसका जो पृष्ठांकन है उसका केवल सिग्नेचर होगा और कुछ उसमें नहीं लिखा रहेगा। तो ऐसा ही जो पृष्ठांकन है वह निरंक अर्थात इंडोर्समेंट इन ब्लैंक कहलाता है। नेक्स्ट है संदिग्धार्थी लिखत कहा जाता है। तो इसमें से किसे जो है संदिग्धार्थी लिखत कहा जाएगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 17 के अंतर्गत किया गया है और इसके अनुसार जबकि लिखत का अर्थ जो है वह वचन पत्र या विनिमय पत्र या दोनों लगाया जा सकता है। अर्थात वह न तो पूरी तरह से वचन पत्र है न तो पूरी तरह से विनिमय पत्र है। अर्थात लिखत जो है इस प्रकार से लिखा गया है कि उसको पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है, उसका यह अर्थ निकलता है कि वह वचन पत्र भी हो सकता है या विनिमय पत्र हो सकता है। अर्थात ये दोनों में से किसी बात को जो है होने का अंदाज लगाया जा सकता है। तो ऐसे जो वचन पत्र या विनिमय पत्र है उसे ही संदिग्ध लिखत कहा जाएगा या संदिग्धार्थी लिखत कहा जाएगा। नेक्स्ट है खोए हुए विनिमय पत्र की दूसरी प्रति पाने का अधिकार धारक को किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो यह जो प्रावधान है वो धारा 45A के तहत जो है धारक को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रसाक्ष्य की अंतर्वस्तु है। तो इसमें से प्रसाक्ष्य की अंतर्वस्तु कौन सी है। तो प्रसाक्ष्य की अंतर्वस्तु के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 101 के अंतर्गत दिया गया है और इसके अनुसार उसमें जो खंड दिए गए हैं उसके अनुसार अगर देखेंगे तो उस व्यक्ति का नाम जिसके लिए और जिसके विरुद्ध लिखत प्रसाक्षित की गई थी तो वह जो है प्रसाक्ष्य की अंतर्वस्तु के अंतर्गत आएगा। दूसरा है प्रसाक्ष्य करने वाले नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर, ये भी इसकी अंतर्वस्तु के अंतर्गत आएगा। और तीसरा है या तो स्वयं लिखत या लिखत की और जिसके ऊपर लिखत या मुद्रित हर बात अक्षरशः जो है अनुलिपि है। तो ये जो सारी बातें हैं यह प्रसाक्ष्य के अंतर्गत आती हैं और ये उसकी अंतर्वस्तु हैं। ये इसके बारे में जो नेक्स्ट है परक्राम्य लिखत से अभिप्रेत है। तो परक्राम्य लिखत की जो परिभाषा है उसको अगर देखेंगे तो वो धारा 13 के अंतर्गत दी गई है और इसके अनुसार परक्राम्य लिखत से अभिप्रेत है वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक। तो ये जो 3 बातें हैं ये परक्राम्य लिखत के अंतर्गत आती हैं। इसके बारे में नेक्स्ट है परक्राम्य लिखत परिभाषित है। तो अभी हमने देखा है कि परक्राम्य लिखत जो है वो धारा 13 के अंतर्गत परिभाषित है।
नेक्स्ट है, जब कोई वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक किसी व्यक्ति को इस प्रकार अंतरित कर दिया जाता है कि वह उसका धारक बन जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे जो है परक्रामण कहा जाएगा। अर्थात ये वचन पत्र, विनिमय पत्र और जो है चेक होते हैं वह परक्राम्य के अंतर्गत आते हैं और यह परक्रामण कहा जाएगा। जो प्रावधान है यह धारा 14 के अंतर्गत दिया गया है परक्रामण के बारे में। नेक्स्ट है, परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत पृष्ठांकन का क्या अर्थ है? तो पृष्ठांकन के बारे में जो प्रावधान है वह जो है धारा 15 के अंतर्गत दिया गया है। पृष्ठांकन धारा 15 के अंतर्गत दिया गया है और इसका जो पृष्ठांकन का अर्थ है वह यह है कि लिखत के पिछली तरफ लिखा जाता है, पहली बात। दूसरी बात है कि यह इस आशय से लिखने से है कि उस लिखत में निहित अधिकार अंतरित कर दिया जाए। तो ये जो दोनों बातें हैं यह पृष्ठांकन का अर्थ होता है। नेक्स्ट है, परक्राम्य लिखत का परक्रामण करने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम होता है? तो परक्राम्य लिखत का परक्रामण जो है यह धारा 14 के तहत किया जाता है और ये इसे परक्रामण करने के लिए उसका रचयिता, लेखीवाल, पाने वाला या पृष्ठांकिती, इस प्रकार से ये जो चारों व्यक्ति होते हैं यह जो है परक्रामण करने के लिए या निगोसिएशन करने के लिए सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है, विनिमय पत्र का अनादर किस प्रकार किया जा सकता है? तो विनिमय पत्र का अनादर जो है यह 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला अप्रतिग्रहण के द्वारा और दूसरा असंदाय के द्वारा। यह असंदाय है। तो अप्रतिग्रहण के द्वारा जो अनादर किया जाता है उसके बारे में प्रावधान धारा 91 के अंतर्गत दिया गया है और असंदाय के द्वारा अगर कोई अनादर किया जाता है विनिमय पत्र का तो उसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 92 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से ए और बी इन दोनों के माध्यम से विनिमय पत्र का अनादर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जब लिखत का अप्रतिग्रहण के कारण या संदाय न करने के कारण अनादरित हो जाता है या उसका अनादर हो जाता है तब ऐसी लिखत के धारक लिखत के अनादरित होने की सूचना किसको देंगे? तो ऐसे जो अनादरित होने की सूचना जो है धारक के द्वारा सभी पक्षकारों को दी जाएगी और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 93 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, अनादर की सूचना देने की रीति यह किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो अनादर की जो सूचना है वह धारा 93 के अंतर्गत दिया जाता है, लेकिन इसकी रीत क्या होगी, अर्थात यह किस रीत से या किस प्रकार से यह जो सूचना है वह दी जाएगी? तो इसकी जो रीति है वह धारा 94 के अंतर्गत दी गई है और 94 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो सूचना दी जाएगी वह प्राधिकृत अभिकर्ता को दी जाएगी और जहां ऐसा व्यक्ति मर जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके विधिक प्रतिनिधि को मौखिक रूप से या लिखित रूप से दी जाएगी। नेक्स्ट है, अनादर की सूचना दी जाती है। तो फिर से वही प्रश्न है, अनादर की सूचना जो है इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 93 के अंतर्गत दिया गया है और सूचना दिए जाने की रीति जो है वह 94 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट है, अनादर की सूचना दी जाएगी तो यह किस प्रकार से दी जाएगी? तो अभी हमने देखा कि इसकी जो रीति है वह धारा 94 के अंतर्गत दिया गया है और उसमें यह बताया गया है कि यह लिखित हो सकती है या मौखिक रूप में हो सकती है। नेक्स्ट है, जिस व्यक्ति को अनादर की सूचना दी जानी है ऐसी सूचना दी जाएगी। तो ऐसी सूचना जो है वह किसको दी जाएगी या किस प्रकार से दी जाएगी? तो धारा 94 में भी हमने देखा कि वो जो है सूचना उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को दी जाएगी, अर्थात जो अथराइज्ड एजेंट होगा उसको दी जाएगी और उसकी मृत्यु की दशा में विधिक प्रतिनिधि को दी जाएगी और अगर वह दिवालिया हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके समनुदेशिति को दी जाएगी। तो इन सब के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 94 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से इस 3 जो रीतियां हैं इस सभी रीति से जो है अनादर की सूचना दी जा सकती है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, अर्थात कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है? तो पहला है, अनादर की सूचना डाक के द्वारा ठीक पते पर भेजी जाती है और वह गलत जगह चली जाती है तो ऐसी गलत जगह चली जाने पर वह जो सूचना है वह अविधिमान्य हो जाएगी। तो यही जो कथन है यह सही नहीं है क्योंकि इसके बारे में जो धारा 94 के अंतर्गत ही प्रावधान नहीं दिया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं आगे,
दूसरा है कि जबकि वह पक्षकार जिसे सूचना दी गई है वह मर जाता है, किंतु सूचना भेजने वाले पक्षकार को उसकी मृत्यु की जानकारी नहीं है, तब वह सूचना पर्याप्त है। तो यह जो कथन है वह धारा 97 के अंतर्गत आता है, इसलिए वह कथन सही है। दूसरा है अनादर की सूचना लिखित या मौखिक रूप में हो सकती है, ये कथन भी सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 94 के अंतर्गत दिया गया है। और तीसरा है अनादर की कोई सूचना तब आवश्यक नहीं है जबकि उसके हकदार पक्षकार को उसके दिए जाने से अवमुक्ति दे दी गई है। तो यह कथन भी सही है और इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 98 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से जो पहला विकल्प है वही सही नहीं है, बाकी ये जो तीनों हैं ये सही हैं। नेक्स्ट है अनादर की सूचना देना कब आवश्यक नहीं है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह जो है धारा 98 के अंतर्गत दिया गया है। 98 के अंतर्गत ये बताया गया है कि अनादर की सूचना देना कब आवश्यक नहीं है। तो इसमें पहला है कि जब कोई वचन पत्र जो है वह परक्राम में नहीं है, तो यहाँ पे सूचना देना आवश्यक नहीं है। और इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 98 के उपधारा F के अंतर्गत दिया गया है। और दूसरा है जब सूचना पाने का हकदार व्यक्ति ऐसी सूचना से अभिमुक्ति दे देता है, तो ऐसी स्थिति में भी वो जो है सूचना देना आवश्यक नहीं है। और तीसरा है जब लेखीवाल को भीतर भारित करने के मामले में संदाय जो है प्रत्यादिष्ट कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी सूचना देना आवश्यक नहीं है। और नेक्स्ट है जब भारित पक्षकार को ऐसी सूचना नहीं दिए जाने पर कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये जो चारों रीतियां हैं, ऐसी रीतियों में जो है वो अनादर की सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं होता है। और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 98 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है अधिनियम का कौन सा प्रावधान सम्यक अनुक्रम में संदाय के संबंध में विचार करता है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें जो है सम्यक अनुक्रम में संदाय के संबंध में जो है प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है परक्राम लिखित अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। चेक की जो है चेक का जो धारक है चेक काटने के पश्चात उसे जो है क्रॉस कर सकेगा। ये क्रॉस लिखा है तो ये क्रॉस कर सकेगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 125 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि जो चेक क्रॉस किया हुआ नहीं है तो वहाँ धारक जो है उसे साधारणतया या विशेष रूप से जो है क्रॉस कर सकेगा। तो कौन क्रॉस करेगा, तो चेक काटने के पश्चात जो है चेक का जो धारक होता है वही उसको क्रॉस कर सकेगा। नेक्स्ट है अधिनियम का कौन सा प्रावधान अभिकथित करता है कि विदेशी विनिमय पत्र अनादर के लिए प्रसाक्षित होंगे। यह ऐसा उस स्थान की विधि द्वारा अपेक्षित है जहां वे लिखे गए हैं। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह जो है धारा 104 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत उपधारणाओं में शामिल नहीं है। तो धारा 118 के अंतर्गत परक्राम में लिखित के बारे में कुछ उपधारणाएं की जाती हैं, कुछ प्रिजम्पशंस किए जाते हैं। तो वो इसमें से कौन सा पूछा है कि कौन सी उपधारणा धारा 118 के तहत नहीं की जाती है। तो इसमें से जो पहला है चेक के धारक ने यह किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है, तो ऐसी जो उपधारणा है वह धारा 118 के तहत नहीं की जाती है। बाकी प्रतिग्रहण के समय के बारे में उपधारणा, तारीख के बारे में उपधारणा और पृष्ठांकनों के क्रम के बारे में जो उपधारणा है यह धारा 118 के तहत की जाती है। लेकिन चेक के धारक ने वह किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के उन्मोचन के लिए कि उसे प्राप्त किया है, तो ऐसी कोई उपधारणा जो है 118 के तहत नहीं की जाती है। नेक्स्ट है अधिनियम के अंतर्गत प्रसाक्ष्य जिसे प्रोटेस्ट कहा जाता है, तो इसकी अंतर्वस्तु किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो प्रसाक्ष्य की अंतर्वस्तु जो है यह धारा 101 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट है प्रसाक्ष्य को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो प्रसाक्ष्य की जो परिभाषा है वह धारा 100 के अंतर्गत दी गई है। और जबकि इसकी अंतर्वस्तुओं के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 101 के अंतर्गत बताया गया है। तो परिभाषा पूछा है तो परिभाषा धारा 100 के अंतर्गत दी गई है। और प्रसाक्ष्य को इंग्लिश में जो है प्रोटेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है नोटरी पब्लिक से वचन पत्र या विनिमय पत्र को प्रमाणित और टिप्पणित कराया जाता है। तो कब यह ऐसा जो है टिप्पण कराया जाता है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 99 के अंतर्गत अर्थात 99 के अंतर्गत दिया गया है टिप्पण अर्थात नोटिंग के बारे में। और इसमें यह बताया गया है कि जो
वचन पत्र या विनिमय पत्र अप्रतिग्रहण द्वारा या असंदाय द्वारा अनादरित हो गया है, तब जो धारक है ऐसे अनादर का टिप्पण जो है नोटरी पब्लिक से करा सकता है। तो इसमें देखते हैं विकल्प क्या किया दिया है कि जब वह असंदाय द्वारा अनादरित हो जाता है, दूसरा है जब वह अप्रतिग्रहण द्वारा अनादरित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो दोनों रीतियां हैं, इन दोनों प्रकार से जब वह अनादरित हो जाता है तो उसे जो है नोटरी पब्लिक से उस पर जो है टिप्पणी कराई जा सकेगी। इसके बारे में जो प्रावधान है वह 99 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है अधिनियम की धारा 117 के अंतर्गत चेक के अनादर होने पर लेखीवाल शोध्य रकम पर धारक को ब्याज देगा। तो वह जो ब्याज है वह कितना दिया जाएगा, तो यह जो ब्याज होगा 18% प्रतिवर्ष के हिसाब से दिया जाएगा। परक्राम में लिखत के बारे में उपधारणाएं जो है वह किस धारा के तहत की जाती हैं। तो ऐसी जो उपधारणाएं हैं, अभी हमने देखा कि परक्राम में लिखत के बारे में जो उपधारणाएं हैं वो कौन कौन सी उपधारणाएं होगी, उनके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 118 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है टिप्पण अर्थात नोटिंग कब आवश्यक नहीं है। तो इसके बारे में प्रावधान अभी हमने देखा कि धारा 99 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 99 के अंतर्गत जो है टिप्पण का जो नोटरी पब्लिक के द्वारा जो धारक है वह करा सकेगा, किस मामले में, वचन पत्र के अनादर होने पर और विनिमय पत्र के अनादरित होने पर। लेकिन चेकों के अनादरित होने पर टिप्पणी के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, अर्थात टिप्पण जो है चेक के अनादरित होने पर आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है टिप्पणी करता है। तो टिप्पणी जो है कौन करता है, तो इसके बारे में हमने देखा कि धारा 99 के अंतर्गत जो प्रावधान है वह नोटरी पब्लिक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है बैंक खाते में धन की अपर्याप्तता इत्यादि के कारण चेक का अनादर हो जाता है तो धारक जो है दंडित किया जाता है। तो धारक जो है किस धारा के तहत जो है दंडित किया जाता है, तो वह धारा 138 के तहत दंडित किया जाता है। और धारा 138 के अंतर्गत जो है अभी व्यापक संशोधन किया गया है 2018 के संशोधन अधिनियम के द्वारा। चेक के अनादर होने पर चेक देने वाला जो व्यक्ति है वह किस दंड से दंडित किया जा सकता है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 138 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का चेक देता है जो कि उसके खाते में जो धनराशि है उससे अधिक धनराशि का कोई चेक है वो उसे जारी करता है और वह चेक अनादर हो जाने की स्थिति में उस व्यक्ति को, ऐसा चेक जारी करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष तक का कारावास की सज़ा दी जा सकती है, या जो चेक की जो धनराशि है उस धनराशि के 2 गुने का अर्थदंड लगाया जा सकता है, या अर्थदंड और कारावास इन दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो उपरोक्त सभी हैं ये सभी में से सज़ा जो है उसको दी जा सकती है, या इसमें से कोई भी उसे सज़ा दी जा सकती है। नेक्स्ट, चेक जारी किए जाने की तिथि से कितने समय के भीतर बैंक में प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 138 के उपधारा A के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि जो चेक है उसके लिखे जाने की तारीख से 6 माह के भीतर उसे जो है बैंक को प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर इसमें देखेंगे कि RBI का एक परिपत्र आया था सन 2011 में, और उसके तहत इस 6 माह की जो अवधि है उसे 3 महीना कर दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर NIA को देखेंगे अर्थात एक्ट को देखेंगे तो एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान है वो 6 माह ही दिया गया है धारा 138 के उपधारा A के अंतर्गत। लेकिन जो है वहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिया गया है, उसमें यह बताया गया है कि अब जो है यह जो अवधि है वह 3 महीना होगी। और ऐसी अवधि RBI का जो परिपत्र है जो 4/11/2011 को जारी किया गया था, तो उसके तहत इस अवधि को 3 महीने किया गया है। तो इस प्रकार से अगर हम बेयर एक्ट की बात देखेंगे तो उसके तहत तो 6 महीने का है, लेकिन RBI की अगर हम उसकी जो परिपत्र है उसके हिसाब से देखेंगे तो अवधि है वह 3 महीना है। नेक्स्ट है, चेक के अनादर की सूचना प्राप्त होने के कितने दिन के भीतर राशि के संदाय की मांग की जानी चाहिए। तो यह जो मांग है यह 30 दिनों के भीतर की जानी चाहिए। और इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 138 की उपधारा B के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह जो बताया गया है कि चेक पाने वाला या जो चेक का धारक है समयक अनुक्रम में चेक के लेखीवाल को असंदत चेक के लौटाए जाने की बाबत बैंक से उसे सूचना की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर उसे मांग करता है,
अर्थात उसे मांग करना चाहिए कितने दिन के भीतर, 30 दिनों के भीतर। नेक्स्ट है धारा 118 परक्राम में लिखित अधिनियम के अंतर्गत किसकी उपधारणा नहीं की जाएगी। तो धारा 118 के अंतर्गत जैसे कि हमने देखा कि उसमें उपधारणाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। तो उसके अनुसार चेक के धारक ने चेक किसी ऋण अथवा अन्य दायित्वों के उन्मोचन के लिए प्राप्त किया गया था, तो ऐसी कोई उपधारणा के बारे में वहाँ कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। बाकी प्रतिफल की उपधारणा के बारे में और प्रतिग्रहण के समय के बारे में और पृष्ठांकनों के क्रम के बारे में उपधारणा जो है वो धारा 118 के तहत की जाती है। लेकिन ये जो पहला वाला उपधारणा है इसके बारे में वहाँ कोई प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट है परक्राम में लिखित अधिनियम की धारा 138 के अधीन अधिकतम जो जुर्माना है वह कितना हो सकता है। तो अभी हमने देखा है कि जो 138 के तहत जो अधिकतम जुर्माने की धनराशि है वह जो चेक में अर्थात चेक में जो निर्दिष्ट किया गया रकम है उस रकम के 2 गुना रकम जो है उसकी जुर्माना हो सकती है। तो यहाँ पर अधिकतम ये 10,000 1 लाख ऐसा कोई धनराशि उल्लेख नहीं है, बल्कि क्या उल्लेख है, चेक की राशि के 2 गुने के बराबर जो है जुर्माना लगाया जा सकता है, या जो कारावास की सज़ा है वह 2 वर्ष तक की कारावास की सज़ा दी जा सकेगी। नेक्स्ट परक्राम में लिखित अधिनियम के अंतर्गत एक चेक धारक जो है वह चेक की वैधता अवधि के दौरान चेक को कितने बार बैंक में पेश कर सकता है। तो चेक की वैधता की दौरान वह जो है कितने भी बार उसको जो बैंक में पेश कर सकता है। नेक्स्ट है परक्राम में लिखित अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत क्या धारणा बनाई जा सकती है। तो धारा 139 के तहत जो धारणा बनाई जा सकती है वह यह बनाई जा सकती है कि चेक जो है यह किसी ऋण अथवा उत्तरदायित्व के उन्मोचन के लिए लिखा गया है। ऐसी उपधारणा जो है धारा 139 के तहत बनाई जा सकती है। और धारा 139 को जब देखेंगे तो इसमें यह प्रावधान है कि जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो यह उपधारणा की जाएगी कि चेक के धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है। तो यही जो उपधारणा है वह धारा 139 के तहत की जाती है। परक्राम में लिखित अधिनियम के अंतर्गत चेक लिखने वाले पर मांग सूचना पत्र की उस पर तामीली के कितने दिवस बाद चेक लिखने वाले पर वाद कारण या वाद हेतु उत्पन्न होता है। तो ऐसा जो वाद कारण है वह 15 दिन के बाद जो है चेक लिखे जाने के 15 दिन के बाद उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है परक्राम में लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत करने की आवश्यक शर्त कौन सी है। तो इसमें से जो आवश्यक शर्त है वह यह है कि चेक जो है वह खाते में समुचित राशि उपलब्ध न होने के कारण वापस हो गया था। तो यही जो है एक आवश्यक शर्त है, इसे ही चेक बाउंस कहा जाता है या डिसऑनर ऑफ चेक, जिसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 138 के अंतर्गत किया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि धारा 138 के अंतर्गत परिवाद जो है प्रस्तुत तभी किया जा सकता है जबकि जो चेक में अंकित धनराशि है वह जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया है वह उस धनराशि इतनी अधिक है कि जितनी उसके खाते में धन नहीं है। अर्थात उसके खाते में अगर 10,000 रुपये है और उसने चेक जारी कर दिया है 11,000 रुपये का, तो 11,000 रुपये की न होने के कारण यह जो चेक है वह अमर्यादित हो जाता है या बाउंस हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को वह चेक जारी किया गया है वह परिवाद कर सकता है। नेक्स्ट है आदाता द्वारा मांग किए जाने के कितने दिन के भीतर तथा कथित राशि का संदाय कर दिया जाना चाहिए। तो ऐसी जो राशि का संदाय है वह 30 दिन के भीतर कर दिया जाना चाहिए। और इसके बारे में जो प्रावधान है वह 138 की परंतु का जो है वो उपखंड ग अर्थात सी के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है परक्राम में लिखित अधिनियम के अंतर्गत अपराध का संज्ञान कौन लेता है। तो परक्राम में लिखित अधिनियम के अधीन जो अपराध का संज्ञान है वह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट लेता है या महानगर मजिस्ट्रेट जो है यह ले सकता है। और इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 142 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय तभी करेगा। तो अपराध का जो संज्ञान है वह 142 के तहत जो किया जाता है वह कब किया जाएगा। तो यह जो है न्यायालय तभी करेगा जबकि आदाता अर्थात जो परिवादी है या जिसे जो है प्राप्त हुआ है चेक या सम्यक अनुक्रम धारक जो है वह लिखित रूप में परिवाद किया हो, पहली बात है।
दूसरी बात यह है कि ऐसा परिवाद जो है वाद कारण के उत्पन्न होने की तिथि के 1 महीना के भीतर किया गया हो, अर्थात जब विवाद हुआ है, विवाद उत्पन्न हुआ है, उसके उत्पन्न होने की 1 महीने के अंदर जो है ऐसा जो परिवाद है वह किया जाना चाहिए, तभी जो न्यायालय है वह संज्ञान लेता है। और संज्ञान किस धारा के तहत लेता है, तो वह 142 के तहत। और कौन लेता है, तो उसमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है और महानगर मजिस्ट्रेट है, अर्थात मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। नेक्स्ट है अपराध का विचारण कौन कर सकता है, तो 142 के तहत अपराध का विचारण जो है प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट, इस प्रकार से ए और सी ये दोनों जो है इसका विचारण कर सकते हैं। नेक्स्ट है धारा 138 में दंडनीय अपराध का विचारण की प्रक्रिया कौन सी होगी, तो अपराध का जो विचारण होगा 142 के तहत जो संज्ञान लिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो ऐसे विचारण लिए जाने की स्थिति में जो उसकी विचारण में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो इसके विचारण में जो है प्रक्रिया अपनाई जाएगी सीआरपीसी की धारा 262 से 65 के अंतर्गत जो संक्षिप्त विचारण की जो प्रक्रिया दी गई है वही प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी। और इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 143 के अंतर्गत दिया गया है 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट है ख को एक चेक देता है और चेक अनादरित हो जाता है। क अनादरित होने की सूचना प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के भीतर चेक में उल्लिखित धनराशि का संदाय नहीं करता है। तो यहाँ पे ख जो है वह क के विरुद्ध परिवाद कितनी अवधि के भीतर दाखिल कर सकता है, तो 142 में जैसा कि प्रावधान किया गया है कि ऐसा जो संदाय नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह 1 मास के भीतर जो है परिवाद दाखिल कर सकता है। नेक्स्ट है चेक अनादरित होने पर चेक का धारक निम्न में से कहां पर परिवाद दाखिल करेगा, तो चेक का जो अनादरित होने पर जो परिवाद है वह कहां दाखिल किया जाएगा, इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 142 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि ऐसा स्थान पर परिवाद दाखिल किया जा सकेगा जिस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर परिवादी का खाता स्थित है या जिसकी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर लेखीवाल का खाता स्थित है। तो इन दोनों में से किसी भी स्थान पर जो है वह परिवाद दाखिल किया जा सकेगा। नेक्स्ट है पारक्राम में लिखित संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा कौन सी जो धारा है वह इंसर्ट की गई है या जोड़ी गई है या अंतः स्थापित की गई है, तो इसमें से जो धारा 143 ए है इसे ही और धारा 148 को, इन दो धाराओं को जो है यह 2018 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। जबकि धारा 142 ए को देखेंगे तो धारा 142 ए इस धारा को सन 2015 के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो ये ध्यान रखना है, धारा 148 एक नई धारा जोड़ी गई है और धारा 143 ए, तो ये दो धाराएं 2018 में जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट है पारक्राम में लिखित अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय परिवादी को अंतरिम संदाय का आदेश लेखीवाल को देता है, तो अंतरिम संदाय का जो आदेश है वह जो है किस धारा के तहत दिया जाता है, तो यह जो है धारा 143 के तहत दिया जाता है और 143 को सन 2018 में नई धारा जोड़ी गई है। तो आगे वाले प्रश्नों में हम देखते हैं कि अंतरिम प्रतिक्रिया का संदाय क्या है, किस प्रकार से दिया जाता है और कितना दिया जा सकता है। तो अंतरिम प्रतिकर की रकम होगी, तो अंतरिम प्रतिकर की रकम कितनी होगी, तो इसके बारे में जो प्रावधान अभी देखा है कि धारा 143 ए के अंतर्गत जो दिया गया है तो उसकी 143 ए की उपधारा 2 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो अंतरिम प्रतिकर जो होगा वह चेक की रकम के 20% से अधिक नहीं होगा, अर्थात वह 20% तक हो सकता है। और अंतरिम प्रतिकर जो है वह किसके द्वारा दिया जाएगा, तो यह जो है परिवादी को प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा, लेखीवाल। तो लेखीवाल कौन होता है, जो व्यक्ति चेक जारी करता है और वह चेक बाउंस हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो चेक जारी करने वाला व्यक्ति है वही लेखीवाल कहलाता है। और जिस व्यक्ति के पक्ष में वह चेक जारी किया है तो वह व्यक्ति परिवादी होगा, वह पीड़ित होगा, वह न्यायालय में प्रतिकर के लिए जो है परिवाद करता है। तो ऐसे परिवादी को उस चेक में जो अंकित धनराशि है उसका 20% जो धनराशि है वह अंतरिम प्रतिकर, अर्थात जब तक कि मुकदमा चल रहा है, वाद जो है विचाराधीन है,
तो ऐसी अवधि के दौरान अंतरिम प्रतिकर जो है उसे लेखीवाल के द्वारा परिवादी को दिया जाएगा। और कितना, चेक की रकम का 20%। मान लीजिए चेक जो है ये 10,000 रुपये का है, तो इसका जो 20% होगा वही इसे परिवादी को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 143A के अंतर्गत अंतरिम प्रतिकर किसके द्वारा संदाय होता है। तो अभी हमने देखा है कि अंतरिम जो प्रतिकर है वह किसके द्वारा संदाय होता है, अर्थात किसके द्वारा वह दिया जाएगा, तो वह लेखीवाल के द्वारा संदाय होता है। और किसे दिया जाता है, परिवादी को, लेखीवाल परिवादी को देता है। नेक्स्ट है अधिनियम के अधीन अंतरिम प्रतिकर का संदाय करने के लिए कितनी जो है अवधि विहित की गई है, अर्थात किस अवधि के अंतर्गत रहते हुए जो अंतरिम प्रतिकर संदाय किया जाएगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 143A की उपधारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि अंतरिम प्रतिकर जो है वह आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर जो है वह परिवादी को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, सत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें प्रश्न है कि अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय अंतरिम प्रतिकर के संदाय का आदेश कब देता है। तो ऐसा जो आदेश है वह दिया जाता है जबकि लेखीवाल संक्षिप्त विचारण में परिवाद में किए गए अभिकथन को अभिवाक नहीं करता है या उसका विरोध नहीं करता है। दूसरा है जब लेखीवाल समन मामले में परिवाद के अभिकथनों का दोषी न होने का अभिवाक करता है। और तीसरा है संक्षिप्त विचारण या समन मामले के सिवाय किसी अन्य मामले में आरोप विरचित किए जाने पर। तो इन सभी मामलों में जो है वह अंतरिम जो प्रतिकर के लिए आदेश दिया जा सकेगा, किसको, लेखीवाल को। नेक्स्ट है चेक का लेखीवाल विहित समय के भीतर अंतरिम प्रतिकर का संदाय नहीं करता है तो वहाँ जो धनराशि है वह वसूल की जाएगी। तो किस प्रकार से वह धनराशि वसूल की जाएगी, तो ऐसी जो धनराशि है वह इस प्रकार से वसूल की जाएगी जैसे CRPC की धारा 221 के अधीन जुर्माने की रकम वसूल की जाती है। तो 221 को अगर आप देखेंगे CRPC की धारा को, तो उसमें है कि जुर्माना वसूल करने के लिए कुर्की या विक्रय करने का वारंट जारी किया जाता है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को अंतरिम प्रतिकर के दिए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है और वह ऐसा आदेश की अवहेलना करता है और अंतरिम प्रतिकर प्रदान नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में जो मजिस्ट्रेट है वह CRPC की धारा 221 के तहत जो है जुर्माने की तरह उस धनराशि को वसूलने के लिए वारंट जारी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में वह वारंट के साथ साथ जो है वह उसकी संपत्ति की कुर्की और उस संपत्ति की विक्रय करने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट है पराक्रम में लिखित अधिनियम 2015 के लागू होने से पूर्व चेक अनादर के सभी लंबित मामले धारा 142 उपधारा 2 के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अंतरित कर दिया जाएगा और वही न्यायालय मामले का विचारण करेगा। तो ऐसा जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत किया गया है, तो यह जो प्रावधान है वह धारा 142A के अंतर्गत किया गया है। और 142A जो है यह सन 2015 में इसे इंसर्ट किया गया है या इस नई धारा को 2015 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है धारा 143 के अंतर्गत संक्षिप्त विचारणा में अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है। तो 143 के अंतर्गत किस दंड से अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है, तो 143 के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इस अधिनियम के अधीन अगर कोई अपराध किया जाता है तो उसका विचारण कैसे किया जाएगा, तो CRPC की धारा 262 से लेके 265 में जो संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया दी गई है उसके तहत उसका विचारण किया जाएगा। और संक्षिप्त विचारण में अगर कोई व्यक्ति दोष सिद्ध किया जाता है तो उसको 1 वर्ष तक का कारावास, अर्थात 1 वर्ष से अनधिक समय तक का कारावास उसे दिया जाएगा और या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या नहीं है बल्कि इसमें और है 1 वर्ष तक का कारावास प्लस 5,000 रुपये तक का जुर्माना। तो जो पहला विकल्प है यही सही है। नेक्स्ट है धारा 143 के अंतर्गत विचारण कितने समय के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए। तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा जो विचारण है वह परिवाद फाइल किए जाने की तारीख से 6 महीने के भीतर उसे समाप्त किए जाने का प्रयास किया जाएगा। अर्थात इसे 6 महीने के अंदर जो है इस विचारण को समाप्त किया जाना चाहिए।
नेक्स्ट है परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अभियोजन में प्रतिरक्षा नहीं ले सकता है। तो इसमें से जो है कौन अभियोजन में प्रतिरक्षा नहीं ले सकता है? तो जो लेखीवाल है अर्थात जो चेक जारी करने वाला व्यक्ति है और वह चेक उसका बाउंस हो जाता है अर्थात उसके चेक का अनादर हो जाता है, तो वह धारा 140 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि वह जो है अभियोजन में अपनी प्रतिरक्षा नहीं ले सकता है। नेक्स्ट, लेखीवाल धारा 138 के अंतर्गत अभियोजन में प्रतिरक्षा किस धारा के अंतर्गत ले सकता है? नहीं ले सकता है। तो यह जो प्रावधान है वो धारा 140 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि वह जो लेखीवाल है वह जब चेक बाउंस हो जाता है या चेक का अनादर हो जाता है तो वह प्रतिरक्षा नहीं ले सकता है। नेक्स्ट, कंपनी को चेक के अनादर के लिए किस धारा के अधीन अपराधी माना जा सकता है? तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि चेक के अनादर के लिए केवल किसी व्यक्ति को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि इसमें एक कंपनी को भी दोषी ठहराया जा सकता है। तो कंपनी को जो है ये धारा 138 के अधीन चेक के अनादर के लिए दोषी माना जाता है धारा 141 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कंपनी अपने अपराध के लिए दायी नहीं होगी जब वह साबित कर देती है कि उसको जो है अपराध की जानकारी नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात है कि अपराध के निवारण के लिए सम्यक तत्परता बरती थी। तो अगर ये दोनों बातें साबित कर देता है तो वहाँ पर जो कंपनी है वह 138 के तहत जो अपराध होता है उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं होगी। नेक्स्ट है, यदि धारा 138 के अंतर्गत कंपनी द्वारा अपराध किया गया है और ऐसा अपराध जो है वह निदेशक की सहमति से हुआ है तो वहाँ पे कौन उत्तरदायी होगा? तो ऐसे अपराध के मामले में वहाँ पर उत्तरदायी होगा कंपनी और निदेशक, ये दोनों व्यक्ति उसके उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट है, परक्राम्य लिखित अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए प्रक्रिया किस धारा में दी गई है? तो अपराधों के विचारण की जो प्रक्रिया है वह धारा 143 के अंतर्गत दी गई है और जो यह विचारण की प्रक्रिया कैसी होगी वह संक्षिप्त होगी, अर्थात इसमें संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी और इसमें अधिकतम जो सज़ा होगी वह कितनी होगी? तो वह 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना का जो सज़ा है वह दिया जाएगा और इस प्रक्रिया को या इस विचारण को अधिकतम 6 माह के अंदर समाप्त किया जाएगा। नेक्स्ट है, अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत परिवादी का अंतरिम प्रतिकर देने का आदेश जो है न्यायालय दे सकता है? तो परिवादी को जो है अंतरिम प्रतिकर दिया जाएगा, ऐसा जो आदेश है वह धारा 143A के अंतर्गत दिया जाता है। नेक्स्ट है, अंतरिम प्रतिकर परिवादी को कौन देता है? तो जो है चेक का जो लेखीवाल होता है वही जो है अंतरिम प्रतिकर देता है। नेक्स्ट है, अंतरिम प्रतिकर का ब्याज सहित प्रतिसंधाय परिवादी के द्वारा कब करना होगा? तो धारा 143A के उपधारा जो है 4 के अंतर्गत जब देखेंगे तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जब लेखीवाल को दोष मुक्त कर दिया जाता है अर्थात उसके खिलाफ कोई यह साबित नहीं हो पाता है कि उसने जो है इस प्रकार का चेक जारी किया था जो कि उसकी बैंक अकाउंट में पर्याप्त धन न होने के कारण जो है बाउंस हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जो लेखीवाल है उसको दोष मुक्त कर दिया जाएगा और यहाँ पर परिवादी को यह आदेश दिया जाएगा कि ऐसा जो परिवादी है वह जो लेखीवाल है उसको जो है प्रतिकर संदाय करे। तो ऐसी जो प्रतिकर की धनराशि होगी ब्याज सहित होगी और ब्याज दर कौन सी होगी? तो उस समय जो प्रचलित बैंक दर होगी उसी दर से उसको ब्याज प्रदान किया जाएगा। तो किसको? परिवादी के द्वारा अभियुक्त अर्थात लेखीवाल को। कब? जबकि वह दोष मुक्त हो जाता है। तो इसमें से पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट है, अंतरिम प्रतिकर का प्रावधान किस प्रकार का है? तो अंतरिम प्रतिकर का जो प्रावधान है यह एक निदेशात्मक प्रावधान है, क्योंकि इसमें जो है प्रतिकर दिए जाने का न्यायालय क्या करता है? निर्देश देता है। नेक्स्ट है, अभियुक्त या साक्षी के द्वारा समन लेने से इनकार करने पर न्यायालय घोषित करेगा कि समन की सम्यक रूप से तामील हो गई है। तो ऐसा जो उपबंध है वह किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो यह उपबंध जो है धारा 144 खंड 2 के अंतर्गत किया गया है।
नेक्स्ट है परिवादी अपना साक्ष्य शपथ पत्र पर दे सकेगा, यह प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो यह जो प्रावधान है वह धारा 145 के अंतर्गत किया गया है और इसमें यह प्रावधान है कि परिवादी का साक्ष्य उसके द्वारा शपथ पत्र पर दिया जा सकेगा। नेक्स्ट है चेक के अनादर होने के तथ्य की उपधारणा की जाएगी जब न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। तो ऐसा जो उपधारणा कब की जाएगी, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 146 के अंतर्गत दिया गया है और इसके अनुसार चेक के अनादर के होने के तथ्य की उपधारणा की जाएगी जबकि न्यायालय में वह प्रस्तुत किया जाता है बैंक की पर्ची या ज्ञापन जिस पर शासकीय चिन्ह लगा हो, शासकीय चिन्ह लगा हो कि जो चेक है उसका अनादर हो गया है। तो इस प्रकार से ये पहला विकल्प है, यही सही है। नेक्स्ट है बैंक की पर्ची या ज्ञापन चेक के अनादरण के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। तो यह जो है किस धारा के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है? तो यह प्रावधान धारा 146 के अंतर्गत किया गया है और इसके अनुसार बैंक की जो पर्ची है या जो ज्ञापन है वह चेक के अनादरण के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है। नेक्स्ट है परक्राम में लिखित अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध होता है। तो परक्राम में लिखित अधिनियम के अधीन जो अपराध होता है वह किस प्रकार का होता है, इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 147 के अंतर्गत दिया गया है और इसके अनुसार इस अधिनियम के अधीन दंडनीय जो प्रत्येक अपराध हैं वह किस प्रकार से होंगे, वह कंपाउंडेबल होंगे अर्थात समनीय होंगे। नेक्स्ट है सही सुमेलित, इसमें से पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है चेक अनादरण के लिए दंड, ये तो 138 के अंतर्गत दिया गया है, इसके बारे में जो प्रावधान है। और दूसरा है अपराध का समनीय होना, तो 147 में है इसके बारे में प्रावधान कि इस अधिनियम के अधीन किया गया प्रत्येक अपराध समनीय या कंपाउंडेबल होगा। और तीसरा है मामले का संक्षिप्त विचारण, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 143 के अंतर्गत किया गया है। और चौथा है अपराध का संज्ञान, तो संज्ञान के बारे में जो प्रावधान है यह धारा 142 के अंतर्गत दिया गया है, न कि 141 के अंतर्गत। और 141 के अंतर्गत दिया गया है कंपनियों के द्वारा अपराध है, कंपनियों के द्वारा अपराध के बारे में प्रावधान धारा 141 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जो डी वाला ऑप्शन है यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट खाते में धन की अपर्याप्तता के कारण कतिपय चेकों है, ये बैंकों नहीं, चेकों के अनादरित होने की दशा में सस्ती या दंड के संबंध में प्रावधान किस अध्याय के अंतर्गत दिया गया है? तो यह जो प्रावधान है यह अध्याय 17 के अंतर्गत दिया गया है और अध्याय 17 के अंतर्गत ही धारा 138 आती है जिसमें चेक के बाउंस होने या धन की अपर्याप्तता के कारण चेकों के अनादरण के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो इसी में जो है दंड का प्रावधान धारा 138 में, जो कि अध्याय 17 के अंतर्गत आता है, किया गया है। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय चेक का लेखीवाल द्वारा दोष सिद्धि के विरुद्ध की गई अपील में धनराशि जमा करने का आदेश देता है? तो ऐसा जो आदेश है वह धारा 148 के तहत दिया जाता है, धारा 148 के तहत, और इस धारा को 2018 में इसमें नई जोड़ी गई है। नेक्स्ट है परिवादी अपना साक्ष्य देगा। तो कोई परिवादी जो है वह अपना साक्ष्य किस प्रकार से देता है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 145 के अंतर्गत किया गया है और इसमें यह बताया गया है 145 के अंतर्गत, और इसमें यह बताया गया है कि जो परिवादी है वो अपना साक्ष्य शपथ पत्र पर दे सकेगा। नेक्स्ट है जब कोई कंपनी के द्वारा चेक जारी किया गया है और वह अनादरित हो जाता है तो परिवाद दाखिल किया जा सकेगा। तो ऐसा जो परिवाद है वह किसके विरुद्ध दाखिल किया जा सकेगा? तो धारा 141 को अगर देखेंगे तो उसमें जो है यह प्रावधान है कि ऐसा जो परिवाद है वह निदेशक के विरुद्ध दाखिल किया जा सकेगा। नेक्स्ट परक्राम में लिखित अधिनियम के अधीन अपराध का समन हो सकता है। तो अपराध का जो समन है वह किस चरण के में हो सकता है? तो धारा 147 के तहत इस अधिनियम के अधीन किया गया जो प्रत्येक अपराध है वह समनीय है। तो इसलिए अगर यह समनीय अपराध है तो उसका जो समन है वह विचारण, अपील या किसी भी दौरान पे उसका, किसी भी चरण पे उसका जो समन है वह किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ए और बी ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट है इस अधिनियम के अधीन अपराध को किस धारा के अंतर्गत समनीय बनाया गया है? तो यह बनाया गया है धारा 147 के अंतर्गत।
नेक्स्ट है, इस अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ले सकता है। तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वह अपराध का संज्ञान किस धारा के अंतर्गत लेता है? तो वह जो धारा 142 के अंतर्गत जो है अपराध का संज्ञान लेता है। नेक्स्ट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट इस माफी नियम के अधीन अपराध का संज्ञान तभी लेगा जबकि परिवाद, तो परिवाद कितने समय के भीतर पेश किया गया हो। तो ऐसा जो परिवाद है वह उस तारीख से 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए जबकि वाद हेतु उत्पन्न होता है। तो यह जो है इस प्रकार से जो पहला विकल्प है यही सही है कि वाद हेतु उत्पन्न होने के 1 माह के भीतर किया जाना चाहिए। इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 142 के खंड 1 के उपखंड बी के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, धारा 148 के अंतर्गत अपीलार्थी को कितनी राशि जमा करने का आदेश न्यायालय देता है? तो ऐसे जो आदेश है वह विचारण न्यायालय के द्वारा अधिनिर्णित जो जुर्माना है, जुर्माना या प्रतिकर का 20% जो है उसे जमा करने का आदेश दिया जाता है और धारा 148 के तहत ऐसा आदेश न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, धारा 148 के अधीन आदेशित जो रकम है वह आदेश की तारीख से कितने दिन के भीतर अपीलार्थी के द्वारा जमा करना आवश्यक होती है? तो ऐसी जो रकम है वह आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर उसे न्यायालय में जमा करना होगा। नेक्स्ट है, धारा 148 के अधीन अपीलार्थी के द्वारा न्यायालय में जब्त की गई राशि किसे देने का निर्देश देगा? तो न्यायालय जो है धारा 148 के अधीन जो राशि देने का निर्देश देता है वह परिवादी को देता है। नेक्स्ट, यदि अपीलार्थी दोषमुक्त हो जाता है तो परिवादी रकम का प्रतिसंदाय ब्याज सहित अपीलार्थी को आदेश की तारीख से कितने दिन के भीतर करेगा? तो इसे 60 दिन के भीतर इसे जो है प्रदान करेगा। नेक्स्ट, यदि अपीलार्थी दोषमुक्त हो जाता है तो परिवादी जो है रकम का प्रतिसंदाय ब्याज सहित अपीलार्थी को आदेश की तारीख से कितने दिन के भीतर करेगा? तो ऐसा जो संदाय है वह 60 दिन के भीतर किया जाएगा और इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 148 के खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है। 148 खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, धारा 148 के अधीन राशि जमा करने का आदेश अपील न्यायालय देता है। तो ऐसा जो कब दिया जाएगा ऐसा आदेश? तो वह जो है अपील लंबित रहने के दौरान ऐसी धनराशि जमा करने का आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट है, धारा 148 के अधीन अपील न्यायालय के द्वारा आदेशित जो धनराशि होगी वह किस प्रकार की होगी? तो ऐसी जो धनराशि होगी वह धारा 143 के अंतर्गत जो प्रतिकर अंतरिम प्रतिकर दिया जाता है तो उस अंतरिम प्रतिकर के अतिरिक्त होगी और इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 148 के परंतुक के अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 100 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है और ये जो 100 प्रश्न हैं यह आपकी तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। जिस भी स्टेट में खासकर छत्तीसगढ़ है और बिहार है, मध्य प्रदेश है, तो इन राज्यों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और निसंदेह ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आप इन्हें अधिक से अधिक बार सॉल्व कीजिएगा तो आपकी एक्यूरेसी भी सही रहेगी और प्रश्नों के गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और भी समय समय पर वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहें। धन्यवाद।